अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कोई स्टूडेंट हैंड रेज करके बता दे मेरी आवाज क्लियर आ रही है। जी उस्मान हैदर, आवाज क्लियर है? यस सर। ओके, पहले ये बताया कल का टेस्ट किस किस ने दिया है? उस्मान हैदर ने दिया है, उमर सुल्तान ने दिया है, मोहम्मद आफाक ने किया है, फैजान शाह ने किया है। और कल के टेस्ट में डिफिकल्ट कौन सी चीज आपको लगे, जो इसके अंदर आपको डिफिकल्टी महसूस हो? जिस चीज के अंदर कल के टेस्ट के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं कि इसमें ये एंट्री समझ नहीं है, इसमें ये किस तरह होना था। जो कल लीज का हमारा टेस्ट हुआ है उसमें से अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर ले, नहीं तो फिर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रेलेवेंट जो आपके क्वेश्चन होंगे उसको डील करेंगे। किसी का कोई टेस्ट नहीं? उसका मैंने सोल्यूशन भी आज शेयर कर दिया आपको टेस्ट का, वो सोल्यूशन आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ ये था जो इसमें अपॉर्चमेंट स्केड्यूल्स बन रहे थे दोनों के, लेसर और लेसी। जो क्वेश्चन नंबर 2 था मिस्टर पैट्रिक वाला, उसके अंदर लेसर और लेसी के स्केड्यूल डिफरेंट बनने थे। एक के अंदर गारंटी रेजिडुअल वाली अनगारंटी रेजिडुअल वाली आनी थी, एक के अंदर नहीं आनी थी। वही एक हमारा इसके अंदर डिफरेंस था। बाकी तो तकरीबन क्वेश्चन ठीक ही था, उसमें कोई एज इट इज बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं थी क्वेश्चन के अंदर। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। पहले ये जो एग्जांपल नंबर 7 है और मेरे ख्याल में लास्ट के बाद एग्जांपल नंबर 8 है जो करने वाली है हमारी। इससे पहले किसी एग्जांपल के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा? बड़ी है अजीब सी बात लग रही है ना। किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम नहीं है लीज के टेस्ट में से या इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के यहाँ से? अब एग्जाम्पल नंबर 7 से पहले किसी एग्जाम्पल में किसी की प्रॉब्लम कोई चीज? मैं अभी हुमैरा आपका क्वेश्चन लेता हूँ। मैं एक तो लीज का जो टेस्ट हुआ है, देखिए लीज का टेस्ट नंबर 1, नंबर 2 एमसीक्यूज किसके? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के। और नंबर 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस। इसके रेलेवेंट जिसका जो क्वेश्चन होगा हम उसको डील करेंगे, ठीक है। और एक या दो क्वेश्चन लास्ट में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रेलेवेंट है वो मैं करवा भी दूंगा। अब हैंड रेस करें इन तीनों में से जिसका जो क्वेश्चन वो हैंड रेस करे। जी हुमैरा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो सर ने ना जिस दिन इफेक्टिव इंटरेस्ट पढ़ाया था ना उस दिन थोड़ा मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। सर इफेक्टिव इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बता दें सही वाला। चलो मैं बता देता हूँ उसको। ओके, इसके अलावा कोई और स्टूडेंट का, किसी स्टूडेंट का ये तीन चीजें मैंने लिखी है, लीज का जो टेस्ट हुआ है, एमसीक्यूज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? और मुनीबुल्ला। क्यों साहब, मैंने नहीं पूछना था कि जब हम ये करते हैं ना फाइनेंशियल एसेट को, ओसीआई डेट इंस्ट्रूमेंट को, जी जी जी, तो जब सर ने बताया था कि उसकी जो होता है ना अदर कंपनियां सिंको में ले जाते हैं, फेयर वैल्यू में जो इंक्रीज आता है, बिल्कुल। तो अगर पहले साल ही डिक्रीज आ जाएगा तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? क्या वो इम्पेयरमेंट के अंदर फॉल करता है फिर? अल्टीमेटली उसके लिए अंपेयरमेंट टेस्ट में आएगा, लेकिन अगर फेयर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो भी ओसीआई में ही जाएगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आपको हमने फेयर वैल्यू टेस्टिंग लगाई, फेयर वैल्यू टेस्टिंग के बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज आ गई, क्या हमने उसको इम्पेयरमेंट लेना है या ओसीआई में लेके जाना है? अगर इम्पेयरमेंट लेंगे तो अल्टीमेटली इम्पेयरमेंट तो प्रॉफिट लॉस में जाता है, तो उसको किस तरह ट्रीट करना है, यही क्वेश्चन है आपका? यस क्यों साहब, यही है जी। हम उसको अगर देखें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, और आप डेट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं ना, या कौन से वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो ओसीआई है?
मनी मेरे साथ रहे जरा बेटा, मैं आपको दोबारा फिर अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को म्यूट ना कीजिएगा। ठीक है क्यों साहब जी, डेट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ। डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अगर डेट इंस्ट्रूमेंट पहले साल उसकी फेयर वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो हम उसको उस वक्त लेंगे अपनी ओसीआई के अंदर ही। ठीक है जी क्यों साहब। ओके। और अगर ये डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारा, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें इंपेयरमेंट आएगी भी नहीं। इंपेयरमेंट ठीक। आएगी मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू है तो उसमें इंपेयरमेंट की तो कोई एप्लीकेशन है ही नहीं है ना। अगर फाइनेंशियल ठीक क्यों। इंस्ट्रूमेंट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसमें तो जाना ही प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें इंपेयरमेंट ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी खुद ही। इस अब आ गया क्वेश्चन हुमैरा का। हुमैरा ने कहा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सा है, जो जिस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस तरह हम इसको यूज करते हैं अपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें यहाँ जो क्वेश्चन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इसमें दो चीजें आती है, एक आता है कूपन रेट और दूसरा होता है इफेक्टिव रेट। जो कूपन रेट होता है ये वो रेट है जो फेस वैल्यू पर अप्लाई होता है, फेस वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, फेयर वैल्यू पर नहीं होता, फेस वैल्यू पर। और पेमेंट जो होती है वो या पे होती है या रिसीव होती है। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं कहता हूं मैंने डिबेंचर इशू किया है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, वो 10% उसका रेट है, या मैंने कोई एसेट्स है उसका 12% स्ट्रेट रेट है। जो स्ट्रेट रेट होता है वो फेस वैल्यू पर आता है, उसको हम फाइनेंशियल कूपन रेट कहते हैं, जो हमेशा उसकी फेस वैल्यू पर आएगा। और उसकी ये वो अमाउंट है जिससे या पेमेंट होगी या पेमेंट रिसीव्ड आएगी। जो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बनता है वो बनता है हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप ये कहेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक्सपेंस क्यों बनाना है? हम जब अपना कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं या हम कोई परचेस करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो हमारे कैश फ्लोज रिसीव या पे होने होते हैं, और जो फ्यूचर में जाके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे हम डिस्पोज कर रहे होते हैं तो उसके कैश फ्लोज में वेरिएशंस आती है। मे बी आज जो हमने अपना कोई फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी परचेस की है तो वो आज 100 रुपए की, फ्यूचर में जाकर जब हम उसको सेटल करने चाहे वो 120 में सेटल्ड हो या 130 में सेटल्ड हो या 90 में सेटल्ड हो, जो भी वो चीज है, तो इन जो चेंजिंग है, इन चेंजिंग को इनकॉर्पोरेट करके जो रेट निकाला जाता है वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इस रेट की कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ना आपसे वो करवाएगा। हाँ, वो आपसे इफेक्टिव रेट बता देगा, इफेक्टिव रेट ये है, कूपन रेट ये है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है हमने? इफेक्टिव रेट जोन से उसकी जो हमारी एसेट हो या लायबिलिटी हो, जो इफेक्टिव रेट है, इफेक्टिव रेट के साथ हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगी? एक्सपेंस आएगा या इनकम आएगी, अमाउंट है, ठीक है, इफेक्टिव रेट के साथ। और जो पेमेंट आनी है तो अल्टीमेटली पेमेंट हमारी आनी है, पेमेंट रिसीव या पे वो आएगी हमारी कूपन रेट के साथ। और हमेशा ये जो पेमेंट की बात करते हैं हम, ये कूपन रेट उसकी फेस वैल्यू पर आता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सेम रहेगा, नॉर्मली सेम रहेगा। जो ये इफेक्टिव रेट है, हमने एक्सपेंस या इनकम निकालनी तो है, लेकिन ये सेम फिगर नहीं रहेगी। ये क्या होगी? ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट ये चेंज होती रहेगी। इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है? इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, जिसके अंदर टेबल कुछ हमारा इस तरह का बनेगा। जिस तरह हम लीज के अंदर भी बात करते थे, यहाँ लायबिलिटी, जो लायबिलिटी एसेट का हमारा आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस जो हमने बुक किया होगा, और यहां पर फिर हम बनेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस को इंटरेस्ट चार्ज जो हो रहा है हमारा, और जो एक्चुअल पेमेंट हो रही है। ये प्रॉफिट एंड लॉस को जो चार्ज हो रहा है ये आएगा हमारा इफेक्टिव रेट के साथ, और ये हमारा आ जाएगा कूपन रेट
किसके ऊपर? फेस वैल्यू पर। लेट अज्यूम कर लेते हो इसका ओपनिंग बैलेंस 100 था और मैं कुछ फिगर्स जस्ट समझाने के लिए 12% इफेक्टिव रेट है और 10% क्या है? कूपन रेट, जिस पर हमने पे करना। तो हम क्या करेंगे, हम जो प्रॉफिट एंड लॉस को फिगर चार्ज करें 100 का 12% लेंगे, वो 12 रुपए आ जाएगा 100 का 12%। और जो हमारी ये 10% आएगा कूपन, वो अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने जब भी अपना फाइनेंशियल एसेट बुक करना है उसके इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए हमने पढ़ा है उसकी फेयर वैल्यू, नॉर्मली फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेते हैं, वो मे बी 100 हो या 110 हो, कुछ भी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन। ये लाजमी बात नहीं है ये जो ओपनिंग हमारा एसेट है वो उसकी फेस वैल्यू के इक्वल हो, फेस वैल्यू के इक्वल हो, ये लाजमी बात नहीं है। नॉर्मली होती भी है, शेयर्स के अंदर या किसी और चीज के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर ये नहीं होती, लेकिन नॉर्मली ये इक्वल भी हो सकती है, डिफरेंस भी हो सकती है। लेकिन उसका जो उस वक्त का कूपन रेट होगा, जो उसकी फेस वैल्यू, उसके ऊपर हम ले लेंगे 10। मैं अज्यूम कर रहा दोनों इक्वल है। किसी क्वेश्चन में दोनों में फर्क भी आ सकता है, मतलब किसी ने शेयर्स इशू किए, हमने परचेज किया, फाइनेंशियल एसेट हमने परचेज कर लिए, उसने डिस्काउंट पर इशू कर दिया, हमारी जो ओपनिंग वैल्यू वो ओ रेट पर आएगी लायबिलिटी की, लेकिन जो उसकी हमारे पास पेमेंट होनी है या पे होनी है या रिसीव होनी है वो क्या आएगी? उसकी फेस वैल्यू का 10%। उस सूरत में उसमें ये हम फर्क आ सकते हैं, 10 से हम इसको लेस कर दें, मतलब हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी आ जाएगी 102 के साथ। अगली दफा जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करनी है तो हम लेंगे 102 का, 102 का लेगा 12%। लेकिन ये जो पेमेंट वाली है ये 10 ही रहेगा। होगा क्या, इस तरह काम चलता रहेगा। जिस दिन हम इसको खत्म करने की लायबिलिटी हमारी नील होने जाएगी तो हम क्या हो गया, हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस बचा होगा वो वही होगा जो हमने स्टार्ट ऑफ द बुकिंग के ऊपर हमने ये कहा होगा कि आज ये लायबिलिटी इतनी कि जब हमने पे करनी है ये 120 या 30 रुपए पे पे होगा। होगा क्या, आस्ता आस्ता लायबिलिटी का बैलेंस इंक्रीज होता जा रहा है, हमने जो हमारा एक्सपेंस हम अपॉर्शनली थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस करते रहे, और जब 5 या 10 साल के बाद हम लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे, हम लायबिलिटी को सेटल करेंगे, हमारे इस लायबिलिटी के अंदर 130 रुपए आ रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी डेबिट करके कैश क्रेडिट करेंगे, तब प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट नहीं देंगे। ये अमोर्टाइजेशन कॉस्ट पर होता है, अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर। ये है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके साथ हम करते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखें, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस होगा उस ईयर का ओपनिंग उसके ऊपर अप्लाई होगा, उस वो हमारी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में या एक्सपेंस होगी या इनकम बनेगी। और जो पेमेंट है जो हम करेंगे हमेशा हम कूपन रेट के साथ करेंगे, जो उस एसेट या लायबिलिटी की फेस वैल्यू पर अप्लाई होगा, और उसके थ्रू हमारी पेमेंट आएगी या इनकम आएगी। जी हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर आपने बताया कि हमें लायबिलिटी को सेटल करने के लिए हमारी जो मतलब नेक्स्ट में फ्यूचर में जो वैल्यूज हैं ये उनसे निकाला गया है ये रेट, उनको इनकॉर्पोरेट करके फिर रेट निकलता है बेटा, ये है इफेक्टिव। इसमें मार्केट रेट भी अप्लाई होता है। इसकी जो कैलकुलेशन है ना ये आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल, जिसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे आपकी, क्योंकि ये फाइनल लेवल में जाके इसकी कैलकुलेशन आती है। आपके लेवल पर इसकी सिर्फ आपको इफेक्टिव रेट दिया जाएगा, आपने कैलकुलेट नहीं करना। सर एक किस्म की ये इस तरह नहीं है कि लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एसेट की वैल्यू, या हमारा अगर एसेट में भी ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है हमारा कूपन रेट जो सा है वो 10% हो, इफेक्टिव रेट 8% हो। हम हो सकता है जो हमने आज अपनी लायबिलिटी इशू की फ्यूचर में कम रेट पर हमने सेटल करनी हो, अब जब इस तरह होगा 8% 10%, इससे लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी? कम हो जाएगी, दोनों तरह पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ठीक है। और सर यहाँ पे ना इनके एमसीक्यूज में ना वो अक्सर कह देता है कि इसकी डिफॉल्ट जो क्लासिफिकेशन होगी डेट इंस्ट्रूमेंट की वो ये है, वो इसकी ये है। डेट इंस्ट्रूमेंट के नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस की है। तो सर ये बाकियों की भी बता दें हमें कि अगर वो कुछ ना बताए कि होल्ड है, सेल है, कुछ भी, तो डिफॉल्ट इनकी क्लासिफिकेशन बता दें। मैं इसके ऊपर आया हूँ एमसीक्यूज के। अच्छा, और किसी बस स्टूडेंट का क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, ये एग्जांपल नंबर मैं ओपन कर रहा हूँ 4, ये जिसमें डेट इंस्ट्रूमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है। क्या ये एग्जांपल हर बच्चे की क्लियर है? कोई मुझे बता सकता है किसी का इस एग्जांपल के अंदर कोई क्वेश्चन तो नहीं? एग्जांपल नंबर 4 के अंदर बच्चे
ये वो एग्जांपल है जिसमें डेट इंस्ट्रूमेंट थ्रू फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, और इसमें हमारा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल भी बनता है, हम अपनी फेयर वैल्यू को इंक्रीज भी करते हैं। ये जो इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 7। राशिद इंडस्ट्री लिमिटेड ऑन 15 अक्टूबर 2016, ये उसने डेट बता दी। इंडस्ट्री लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, उसने ये इन्वेस्टमेंट की है, मतलब फाइनेंशियल एसेट्स है। कारेम लिमिटेड के अंदर 1,95,000 शेयर्स, ये परसेंट ऑफ शेयर होल्डिंग एक्वायर्ड है, मतलब उसने टोटल 4% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है कंपनी की। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 20 मिलियन। ये उसने स्टार लगाया हुआ है। देखते हो नेक्स्ट जाकर स्टार को क्या एक्सप्लेन करता है। ये स्टार करके ये इसको नेक्स्ट में इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब ये जो कॉस्ट उसने दिया है इसमें उसकी प्राइस है प्लस क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो हमने पढ़ी है। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट बताने की रीजन क्या है? उसने, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर ओसीआई है या अमोर्टाइज कॉस्ट है तो हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड या लेस करना, एसेट है तो ऐड करना है, लायबिलिटी है तो लेस कर देना है। और इसी तरह हमने वो पढ़ा हुआ अगर थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है तो हमने उसको क्या कर देना? एक्सपेंस कर देना इमीडिएट थ्रू प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इन केएल वाज इररिवोकेबल elected at initial recognition as measured at fair value through OCI। अब जब उसने इलेक्ट कर ली कि ये केएल के अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू है? थ्रू फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, मतलब हमने ओसीआई के थ्रू इसको क्या करना है? इसको बुक करने हैं। अगर कोई चीज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो हम क्या करते हैं? इनिशियल रिकॉग्निशन पर उसकी फेयर वैल्यू प्लस फेयर वैल्यू कैसे होता है? उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया कॉस्ट प्लस क्या आता है उसमें? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो केएल की जो हम इन्वेस्टमेंट इनकम है वो बुक करेंगे 20 मिलियन के साथ, जिसके अंदर ऑलरेडी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूडेड है, हमें दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ना लेना होता तो फिर हम इसमें से लेस करते, लेकिन क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेना है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। ये होगी नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट में ये बताएं, अब इसमें जो भी चेंजिंग आएगी फेयर वैल्यू की फ्यूचर के अंदर 20 मिलियन के अगेंस्ट, जो भी चेंज इंक्रीज या डिक्रीज आएगा वो कहां जाएगा? हमारा ओसीआई में जाएगा। बात क्लियर? मतलब अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लेके नहीं जाना, ये ओसीआई के अंदर जाएगा। और हम अपने इस प्रॉफिट को जो ओसीआई के अंदर गया होगा हम इसको रिक्लासिफाई नहीं कर सकते किसके अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब मैं ये कहूँ फ्यूचर के अंदर अगर मेरा ये डिस्पोज ऑफ एसेट हो जाता है तो मैं ये जो मेरे फाइनेंशियल एसेट डिस्पोज करता हूँ तो मैं ये कहूँ इसके रेलेवेंट जो मेरा प्रॉफिट पड़ा था 2 मिलियन 3 मिलियन का, ओसीआई के अंदर मैं ओसीआई डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कर लूँ, मैं अपना शिफ्ट कर लूँ, अपना रिक्लासिफिकेशन कर लूँ, वो ये पॉसिबिलिटी नहीं देता। हाँ, लेकिन एक देता है, वो क्या देता है? इक्विटी के अंदर आप इसको हेड चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में इसको रिक्लासिफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? हम इस एसेट के मतलब क्या लिखेंगे कि as the company has designated the financial asset through fair value through OCI, so the financial asset is booked at its fair value plus transaction cost, that is 20 million। सब ये हो गया इनिशियल मेजरमेंट। उसके बाद क्या आएगा देखते आगे। ऑन 31 दिसंबर, ये दूसरे के ऊपर हम इसके ऊपर, ऑन 31 दिसंबर तो द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ केएल एंड बीएल ऑन 31 16 वाज 80, मतलब उसने शेयर की प्राइस बता दी कि 31 दिसंबर को क्या है? 80 पर शेयर। इससे क्या निकल आएगी? हमारे पास शेयर्स की फेयर वैल्यू आ जाएगी कंपैरिजन के लिए। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डिंग विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शैल बी प्रेजेंटेड फॉर। इनिशियल मेजरमेंट की बात करते हैं, पहले केएल की ऑलरेडी डिस्कस हुआ, हमने किस पर लेनी है? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू आरएल हैज मेड इररिवोकेबल इलेक्शन टू प्रेजेंट सब्सिक्वेंट चेंजिंग इन फेयर वैल्यू इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन अदर कंप्रीहेंसिव इनकम इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल वही बात जो क्वेश्चन में बताया कि उसने इलेक्शन कर लिया है कि उसने जो भी चेंजिंग फ्यूचर के अंदर आएगी फेयर वैल्यू को किसमें आना है? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर। इन्वेस्टमेंट इन केएल वुड इनिशियली बी रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 20 मिलियन। 20 मिलियन दोनों को इंक्लूड करके आई है ये उसने बात। अब आगे नेक्स्ट सब्सिक्वेंट में ये
अगर सब्सिक्वेंट मेजर की बात करूं, हमने अल्टीमेटली 31 दिसंबर को क्या करनी है, उसकी 31 दिसंबर को फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे आएगी, 80 रुपीज का एक शेयर है, टोटल शेयर खरीदे कितने हमने, 1,55,000, ये ऊपर उसने बताया हुआ है, ये देखिए। इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चे 80 मल्टीप्लाई बाय 1,55,000, ये हमारे पास आ गया 12,140, 1 2 3 4 5 12.4 मिलियन बन जाती है अमाउंट। अगर 12.4 मिलियन उसकी फेयर वैल्यू है, लेकिन वो हमारा इनिशियली कितने से रिकॉग्नाइज हो रहा है, थोड़ा सा अब्दुल मोइज मैं अभी आपका क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, एक मिनट। मतलब ये देखिए, हमने इनिशियली फाइनेंशियल एसेट को बुक किया होगा केएल के अंदर, $20 मिलियन का। ये एक मैं टी अकाउंट एक छोटा सा भी बना रहा हूं ताकि आपको समझ। इनिशियल मेजर हुआ है हमारा 20 मिलियन के साथ। अब इसकी क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, 12.4 मिलियन। तो अल्टीमेटली इसकी बैलेंसिंग करेंगे 20 20, ये हमारे पास आ गया 7.6 मिलियन का। कहां जाएगा, ये जाएगा ओसीआई के अंदर। इसको आप टी अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, टी अकाउंट बना के नहीं करना, आप स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं। आप स्टेटमेंट में लिखे इनिशियल बुकिंग कितने की थी, 20 मिलियन की, उसकी फेयर वैल्यू है 12.4 मिलियन। फेयर वैल्यू आई कैसे है, 80 मल्टीप्लाई बाय 1,55,000, और इसको हमने नेट कर देना है ओसीआई। जो लॉस आ गया डिक्रीज इन फेयर वैल्यू 7.6 मिलियन, ये इसको चला जाएगा ओसीआई को। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आज में डिस्कस हो रहा था, वॉइस टेस्ट चेक कर रहा था, यह भी करते हुए मेरे जेहन में आ गया। आप टेस्ट के अंदर क्वेश्चन करते हुए राइट ऑफ यूज की एंट्री कर रहे हो, राइट ऑफ यूज आप वर्किंग कर रहे हो, राइट ऑफ यूज की या वर्किंग के थ्रू लेके आ रहे हो या कुछ भी है, आप उसकी वर्किंग ना वर्किंग शो कर रहे हो ना उसका रेफरेंस दे रहे हो। अगर आपने इस तरह करना है तो ये आपको क्वेश्चन, मतलब आपको अंदर क्या होगा उसके अंदर, जी मोइस, जी मोइस खुद को अनम्यूट करें, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं बेटा। ओके, मेरे ख्याल में उनके माइक का भी इशू है, तो आप उसकी वर्किंग शो नहीं कर रहे। तो काइंडली जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन की वर्किंग शो लाजमी करनी है, उसके अलावा आपको मार्क्स नहीं मिलते पूरे। बात क्लियर हुई। अब ये उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑन 31st इन्वेस्टमेंट केएल शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, हमने पढ़ा है, ऑफ रुपी 12.4 मिलियन। वो कैसे, उसने आगे वर्किंग शो की। देखिए अगर वो लाइन में भी लिख रहा है ना, वो ब्रैकेट्स के अंदर वर्किंग शो कर रहा है, लेकिन वर्किंग शो कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ अपने कैलकुलेटर पर भी मैं कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं। 12.4 मुझे पता, 80 मल्टीप्लाई बाय 1,55,000, 12.4 मिलियन, लेकिन उसके एक ब्रैकेट के अंदर छोटी सी वर्किंग शो कर दी। तो आपको इस वर्किंग शो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपने करनी है। एंड लॉस ऑफ रुपीज 7.6 मिलियन, देखिए इसके लिए भी इसमें छोटी सी वर्किंग शो, शुड बी बुक्ड थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, वही बात आ गई अदर कंप्रिहेंसिव इनकम की। और मुझसे एक स्टूडेंट, मैंने मुनीबुल्लाह ने, आहद ने क्वेश्चन भी पूछा था, अगर पहले साल ही हमारा लॉस आया था तो हम उसको कहाँ रिकॉग्नाइज करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एग्जांपल 7, रैशद इंडस्ट्रियल लिमिटेड, उसने ये सिर्फ परचेस किया थ्रू ओसीआई था, पहले दिन ही क्या आ गया, लॉस, तो हमने कहाँ रिले किए, ओसीआई में। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके। अकॉर्डिंग टू IFRS 9, अमाउंट प्रेजेंटेड इन द अदर कंपनी शैल नॉट बी सब्सिक्वेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। वही बात की, एसेट हम बेच दे, जो मर्जी कर दे, हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करना। However, the entity may transfer the cumulative gain or loss within the equity. Within the equity से हमारा क्या है, मतलब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस होता है हमारा फॉर द ईयर, वहां से प्रॉफिट ट्रांसफर होता है आगे रिटेन अर्निंग्स में। ठीक है, हम ओसीआई के पोर्शन की बात करें, इक्विटी की बात करें, तो इक्विटी के अंदर हमारा शेयर कैपिटल आता है, शेयर प्रीमियम आता है। ठीक है,
उसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा, उसके बाद रिटेन अर्निंग। कहते हैं इधर कोई इनके हेड के दरम्यान इस इक्विटी के अंदर तो शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में आप लेके प्रॉफिट के थ्रू लेके हो, वो काम नहीं आपने करना, वो रॉन्ग है। प्रॉफिट को इंक्रीज इस फिगर के साथ नहीं करना, वो यहां ये कहना चाहते हैं। क्लियर? अब हम इसके जाते हैं पार्ट बी के ऊपर। इस पार्ट ए में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो हम पार्ट बी पर चले। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं। पार्ट बी के ऊपर चलते हैं हम। उसने दूसरी इन्वेस्टमेंट की है बशीर लिमिटेड, शेयर्स खरीदे हैं 1,35,000, 2% शेयर होल्डिंग है, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है 65 मिलियन। अल्टीमेटली ये भी क्या है, कॉस्ट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये दोनों है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अब देखते हैं इसके लिए उसने कौन सा लिया। इन्वेस्टमेंट इन बीएल was designated as measured at fair value through profit and, मतलब इसके अंदर फेयर वैल्यू के हवाले से जो भी चेंजिंग आएगी, जिस तरह की भी चेंजिंग आएगी, वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने डेजिग्नेट कर दिया, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब नॉर्मली क्या होगा, जब हम थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम कहाँ लेके जाते हैं बच्चे, उसको हम लेके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, उसको हम एसेट बुक नहीं करते, हम फाइनेंशियल एसेट का पार्ट नहीं बनाते। इसका मतलब ये जो 65 मिलियन है, इस 65 मिलियन में से हमने क्या करना है, हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेस कर देना है। उसके बाद जो एसेट बचेगा लेस करने के बाद वो हमारा फाइनेंशियल एसेट बुक होगा, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। अब नॉर्मल ट्रांजैक्शन कॉस्ट है कितना, 0.2%, मतलब 0.2%। इसका मतलब अगर ओरिजिनल कॉस्ट हमारी 100 है, तो ये 65 क्या होगी, इसमें पॉइंट या 0.2% ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगी 100.02%। मतलब ये हमारी अमाउंट बढ़े, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को सेपरेट कर देंगे। सिंस द इन्वेस्टमेंट इन बीएल हैज बीन डेजिग्नेटेड मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन में हिंस द सेम शैल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ रुपीस 64.8 मिलियन। ये देखिए उसने इसको डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि उसने इसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट को सेपरेट कर दिया, और ये जो बच्चा है 64.87 माइनस 65, हमारे पास 0.13 मिलियन जो बचा है, ये इमीडिएटली क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस हो जाएगा, और रिमेनिंग को हम जो 64.87 है, इसको हम क्या करेंगे, अपना फाइनेंशियल एसेट बुक कर लेंगे फौरन। किस डेट को एसेट बुक करेंगे, जिस डेट को ये हमने परचेज की है, मतलब जिस डेट को हमने ये इन्वेस्टमेंट की है 15 अक्टूबर को। अब जब 31 दिसंबर आएगा, इसकी क्या होगी, फेयर वैल्यू कैलकुलेट। फेयर वैल्यू कितनी है इसकी, 600 पर शेयर। तो टोटल वैल्यू क्या बनेगी, फेयर वैल्यू देखिए, फेयर वैल्यू अगर मैं निकालूं 600 मल्टीप्लाई जितने हमने शेयर्स परचेज किए वो कितनी है, 1,35,000। ये 1,35,000 हमने शेयर परचेज किए, वो मल्टीप्लाई 1,35,000 आ जाएगा। इसको मैं मिलियंस में राउंड करके आपको बताऊंगा, 600 मल्टीप्लाई 1,35,000, ये बन जाए 81 मिलियंस के। और इसकी हमारी बैलेंस शीट के अंदर फाइनेंशियल एसेट कितने ही से आ रहे थे, 64.87 मिलियन। तो इसका मतलब क्या हो, 64.87 मिलियन से माइनस कर दे तो हमारा जो गेन आ गया 16.13 मिलियन का, ये गेन चले जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फॉर द ईयर। एंट्री क्या होगी इसकी, हम फाइनेंशियल एसेट डेबिट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कर देंगे। On 31st December, investment BL should be measured fair value of rupees 81 million and a gain of rupees 16.13 should be booked through profit and loss account. ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, तकरीबन ये 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन उसने दिया था जिसके अंदर हमने डिस्कशन करनी थी। और इसके अंदर ओके, ये क्वेश्चन एक और है आपका, सिंपल क्वेश्चन है ये आपने इसके अब यहां तक करने के बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम एमसीक्यूज पे चले। जी फैजल,
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर मुझे आपसे बात पूछनी थी। सर आपने कहा कि जैसे कि आपकी फेयर वैल्यू और जो आपकी कॉस्ट है वो डिफरेंट हो। वो सर डिफरेंट like हो सकती है, डिफरेंट हो गई, डिफरेंट हो सकती है। सर मुझे आपकी बात समझ आती है डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैं सर ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि अगर वो डिफरेंट हो, सर हम तो ओपनिंग वो कॉस्ट लेते हैं, तो सर फिर वो जो बाकी जो ऊपर होगी फेयर वैल्यू वो दोबारा से उसे चार्ज कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, उसमें ओपनिंग हमने कॉस्ट ही लेनी है। वो जो स्केड्यूल है ना बेटा, उस स्केड्यूल के अंदर जो ओपनिंग है वो कॉस्ट ही आएगी। मैंने जो बात ये देखिए, ये मैं दोबारा बनाता हूँ इधर छोटा सा, ठीक है। ये ओपनिंग क्या आनी है, वो कॉस्ट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ ही आना है। बात क्लियर होगी। एक यहां से निकलना है प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर, जो इफेक्टिव रेट के साथ आना है। वो जो इफेक्टिव रेट वाली फिगर वो इसी ओपनिंग का आएगा। बात क्लियर यहां तक। जो हमारी पेमेंट है ना, पेमेंट या जो हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस से रिसीव्ड होना है या पेड होना है, वो जो सा है उसकी फेस वैल्यू पर आना है। उसके लिए ओपनिंग नहीं देखनी, मेरा कहने का मकसद ये था। उसके लिए हमें फेयर वैल्यू देखनी है विदाउट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू उस एसेट्स की फेस वैल्यू क्या है जिसके ऊपर हमें कूपन रेट मिल रहा है, जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है या हम इंटरेस्ट पे करें। सर लाइफ में मैं आपसे ऐसे कहती हूँ कि सर अगर एक कोई एसेट है, जी फाइनेंशियल एसेट है, जी, सर वो हमने बाय किया है, लेकिन उसकी एक्चुअल प्राइस जो फेयर वैल्यू है वो ये 100 देखो, है। ये मैं आपको भी एग्जांपल बना देता हूँ। केएल और ने, सर हमें डिस्काउंट मिला है 10 का, तो मैं सर आपको एक मिनट अभी बता, केएल ने इन्वेस्टमेंट की है बीएल के अंदर, ठीक है। क्या किया उसने, शेयर्स परचेज किए, शेयर्स परचेज किए। जो शेयर परचेज किया उसकी वैल्यू क्या थी, फेस वैल्यू 10। हेलो, आवाज आ रही है हाँ जी आपको, सर, ठीक हाँ है जी सर आ रही है। जी। अब इसको ना शेयर से ज्यादा मैं आपको आसान करता हूँ, लिबिलिटी पे लेके जाता हूँ, वहां आपको समझाना ना आसान हो जाएगा, ठीक है। नॉन हाँ जी सर, हाँ जी मैं लिबिलिटीज के अंदर ले जाता हूँ वहां। मतलब लेट मैंने कोई डिबेंचर्स या लिबिलिटीज इशू की है, ठीक है। अब लिबिलिटीज को जब हम बुक करते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर, हाँ जी सर। तो हम उसकी जो ओपनिंग है, ओपनिंग के अंदर फेयर वैल्यू प्लस क्या लेते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऐसे ही है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट सर माइनस करते हैं और लायबिलिटी। माइनस मतलब माइनस करके लेते हैं। बात क्लियर होगी। हाँ जी, तो हाँ इसके जी बाद हम इस पर इफेक्टिव रेट यूज करते हैं, इफेक्टिव, जी सर, और वो उससे इसके अंदर हमारा ऐड प्रॉफिट एंड लॉस में बनता है एक्सपेंस। हाँ जी सर, बात, और जो और पेमेंट होती है वो माइनस लेस, और लेस क्या करते हैं हम, सर जो पेमेंट। फेस वैल्यू, हाँ जी सर, जो हमने यस पेमेंट की होती है। यस, क्या अब मुझे बताएं, उसकी फेस वैल्यू और ये जो ओपनिंग है, क्या ये हमेशा बराबर होती है? नहीं सर, बस यही मैं समझाना चाह रहा था सर। कभी बराबर भी सर हो सकते हैं, मे भी ओपनिंग बाज का इक्वल आ जाती है। मेरा कहने का मकसद है आपने इसको देख के ये जो कूपन रेट अप्लाई करना वो नहीं करना, हमने कूपन रेट उसकी फेस वैल्यू पर कूपन रेट से करना है। बात क्लियर होगी। जी सर, वो जैसे सर रेंटल सेम रहते हैं, इसी तरह ये जो पेमेंट होगी ये सेम रहेगी, आपका कहने का मकसद ये है? यस, बात क्लियर होगी आपकी। सर नहीं जी सर, आपकी बात मुझे समझ आ गया, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जस्ट लाइक ये कि हमें जो एसेट्स खरीदते हैं सर, वो डिस्काउंटेड वैल्यू पे खरीदते हैं और उनकी फेयर वैल्यू मार्केट के अंदर ज्यादा है, तो सर हमने तो ये कहा गया कि फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेनी है। सर तो मैं कह रही हूँ कि फेयर वैल्यू उसकी ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट जो हमने पे किया वो कम है, तो इन दैट केस हम क्या लेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर हम नॉर्मली नॉर्मली देखिए, जो हम मार्केट के अंदर से शेयर्स परचेज करते हैं ना, कंपनी जो है डील कर रही है अपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, अगर उसके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक शेयर 100 रुपए का बिक रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक शेयर कितने का बिक रहा है, 100 रुपए का बिक रहा है, तो अल्टीमेटली अगर कोई शेयर्स उसको बेचना है वो 100 रुपए का ही बेचेगी। कंपनी कम पर फिर बेचेगी अगर लॉसेस में जा रही है कंपनी, तो उसके स्टॉक एक्सचेंज में भी वही वैल्यू होगी बेटा। हाँ, कोई इंडिविजुअल, हाँ, अगर आप राइट शेयर्स की बात करो, राइट शेयर्स ऑलरेडी शेयर्स इशू है, उसके अगेंस्ट आपको कंपनी ने राइट इशू कर दी है, जिसकी वजह से आपको पे कम करना पड़ा, तो हम बुक करेंगे। बुक करने के बाद बुक उसी वैल्यू पर करेंगे जिस पर, उसके बाद क्या करेंगे, हम फेयर वैल्यू लेके उसकी साथ ही हम क्या कर लेंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे अपने फाइनेंशियल एसेट्स को। सर इट मींस कि उस डेट की हम फेयर वैल्यूज की एंट्री दोबारा से डाल देंगे, तो असल में मेरी बात सुने, जो आप फेयर वैल्यू जिन एसेट्स की आप बात कर रही हो ना, वो एसेट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस या ओसीआई के थ्रू आते हैं, वो अमोर्टाइज कॉस्ट पर नहीं आते बच्चे। हाँ जी सर, ठीक है ना, आप अमोर्टाइज कॉस्ट वाले कंसेप्ट को उस फेयर वैल्यू के साथ ना करो, बात को समझो। हाँ, सर अगर तो कोई अगर हम प्रॉफिट
अगर हमने एसेट परचेज किए, हमने क्या किया, एसेट्स परचेज किए, शेयर्स परचेज कर लिए, शेयर्स की प्राइस थी मार्केट 100 रुपया लेट, ठीक हाँ है। जी सर। जब हम शेयर्स परचेज करते हैं ना, शेयर्स के ऊपर हमें कोई कूपन रेट नहीं होता, शेयर्स के ऊपर हमें क्या मिलता है, डिविडेंड, वो डिविडेंड इनकम बनती है, उसका कोई हमारा मोनेटाइजेशन स्केड्यूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं, चीज पर एग्री हो मेरे साथ, जी सर, वो डायरेक्ट हम उसकी एंट्री कर देते हैं ठीक है। प्रॉफिट हम का। क्या करेंगे, देखिए उस 10 फेस वैल्यू है, 100 का शेयर है, हमें मिल गया 80 रुपए में, किसी को मजबूरी थी उसने सेल कर दिया लेट, तो हम क्या करेंगे, हम अगर हमने बुक भी करना ना फेयर वैल्यू, तो पहले दिन ही हम एंट्री ये करेंगे, फाइनेंशियल एसेट 100 के साथ डेबिट टू कैश कितने से आ जाएगा, 80 से, 80 से, और टू से प्रॉफिट एंड लॉस। ओसीआई या प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हमने चूज किया होगा 20 के साथ। हाँ जी सर, ठीक हो गया, यही सर मुझे यही नहीं समझ हाँ, आ लेकिन रही ये इसको हम- अमोर्टाइजेशन कॉस्ट वाला नहीं है, सेपरेट है। या हाँ जी सर। इसको हम 80 पे बुक करेंगे, बुक करने के बाद जब ईयर एंड होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ओसीआई में खुद ब खुद जब उसकी फेयर वैल्यू लेंगे तो ओसीआई में इसका हाँ इम्पैक्ट जी। चलेगा। क्लियर? सही हो, ठीक है सर, क्लियर। ओके जी, असद रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक वालेकुम क्वेश्चन है, वो ना अगर हमने एक एसेट को पीएल में नोट किया, ठीक है, और फिर हमें सुबह डिविडेंड मिलता है, तो हम डिविडेंड जो भी करेंगे कैश डेबिट करेंगे, और हम जब हम पीएल में करेंगे तो इसको हम पीएल में ही क्रेडिट करेंगे ना, फिर डिविडेंड इनकम के तौर पर। अब एक ये भी मैं इसका ओसीआई, अब इसमें अगर कोई फाइनेंशियल एसेट, हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है किसी के अंदर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स की है, शेयर्स के अंदर ही हमें डिविडेंड मिलता है ना, ठीक है, बिल्कुल, इक्विटी में। ये इक्विटी में की है और हमें इसके ऊपर मिलना है डिविडेंड, ठीक है। इक्विटी को हमें शेयर दो मेथड है, एक फेयर वैल्यू थ्रू क्या है, ओसीआई, और फेयर वैल्यू और एक प्रॉफिट। पीएल। जो मर्जी मेथड हो, दोनों में से जो मर्जी मेथड, जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड की यही एंट्री होनी है, कैश टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक हो गया। वो थ्रू चलो, फेयर सारे को- थ्रू ओसीआई है, वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है, इन रिस्पेक्टिव डिविडेंड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बनेगी। क्लियर? हमने जो डिसाइड किया ना ये फेयर वैल्यू, या हमने उसकी फेयर वैल्यूज के रेलेवेंट के प्रॉफिट को डिसाइड किया, जो फेयर वैल्यू पर प्रॉफिट होगा, जो उससे रिटर्न आ रही है इन्वेस्टमेंट की, हमने उसके ऊपर नहीं ये अप्लाई होगा, वो हमारा डिविडेंड किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसलिए तो देखिए हमने FA1 इंट्रो आज तक कहीं डिविडेंड को कहीं और चार्ज किया, उसके हम में नहीं किया। बात समझ लग गई? ओके। सर लेकिन हम अदर इनकम लिखते थे, अदर इनकम। अदर इनकम देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फॉर्मेट है हमारी चीजों का, बात को मैं थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट हम लिखते हैं, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बच्चे, इनको नेट किया, ये आ गया ग्रोस प्रॉफिट, आई एम राइट? बिल्कुल। उसके बाद हम नेचर वाइज करते हैं या फंक्शन वाइज, जिस तरह भी करें, फिर क्या होगा, लेस करते हैं हम एडमिन एक्सपेंसेस, लेस करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। हम फिर हम क्या निकलता है हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस। याद है क्या, हमने जो इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करते हैं वो कहीं एडमिन वगैरह में ऐड करते हैं, उसको सेपरेट शो करते हैं, ऐसे ही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस की अभी बात करो, मैं इनकम पर आता हूं, असदुर रहमान। बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास गेन आता है, मैंने एसेट बेचा था कोई, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के गेन कहाँ लिखते हैं हम? फिक्स एसेट का गेन सर हम लिखते हैं कि वो भी किस एसेट, कौन सा फिक्स एसेट था हमारा, या वो इन्वेस्टमेंट का था या पीएल का, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या का था, बिल्डिंग का सोचेंगे हम। अच्छा बिल्डिंग का, अच्छा जिसका भी हो लिखेंगे कहाँ फिक्स एसेट का गेन, प्रॉफिट कहाँ लेके जाएंगे? वो सब पीएल में लिखेंगे फिर हम। पीएल में किस हेड में? पीएल में जब हमारा अदर इनकम में जाके। अदर, क्या इस अदर इनकम का मतलब उसी है ये? नो सर। आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया? आपने कहा बिल्कुल। हमने बात की, ये अदर इनकम प्रॉफिट एंड लॉस की एक अदर इनकम है जो हमारी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा, मेरा बिजनेस क्या है, सेल एंड परचेज करना रोस्टम्स की, ये जो मेरे पर है इसकी इनकम में ऊपर, इसके अलावा मैंने अपना कोई मशीनरी सेल कर दी, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की थी वो सेल कर दी, उस पर प्रॉफिट आ गया, वो सेल में तो नहीं आएगी, वो कहाँ आएगी, अदर इनकम के अंदर। इसके बाद फिर आएगा टैक्स पे, इंटरेस्ट पे, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के बाद फिर हमारा ओसीआई का सेपरेट पोर्शन बनता है जो इससे सेपरेट होता है।
बात क्लियर होगी? क्लियर हो गया। ओके। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन यहां तक? नहीं तो हम एमसीक्यूज के ऊपर फिर चलते हैं। सुफियान का आया क्वेश्चन। जी सुफियान बेटा। अस्सलाम वालेकुम क्यों भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी सुफियान। सर क्यों भाई, आपने ये जो अभी बताया कि जब क्या कहते हैं एंटिटी अपना ओसीआई में क्या कहते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को लेकर चलती है तो हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इफेक्ट नहीं देते। हमने जो गेन बुक किया होता है ओसीआई के रेलेवेंट, जो जी फेयर वैल्यू गेन होता है, फेयर वैल्यू गेन, जी उसको हम अगर हमने एंटिटी ने डिफाइन कर लिया ना, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनती है। ठीक है, तो उस सूरत में जो फेयर जी वैल्यू गेन आएगा वो सारे का सारा जाएगा ओसीए में। इसमें कहने का मकसद ये, कल कंपनी ये ठीक है। नहीं कर सकती वो एसेट सेल आउट हो जाए, सेल आउट होने के बाद वो कहे जो ओसीआई के अंदर मेरा गेन पड़ा ना उस एसेट का, मैं उस एसेट के गेन को भी कहां ले जाऊं, जो फेयर वैल्यू गेन पड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में, वो चीज पॉसिबल नहीं है। जी ठीक है, नहीं, हाँ अगर हम वो लेकिन एक एग्जांपल नंबर 5 में इसने जी जी एग्जांपल नंबर 5 में इसने ऐसे किया है। ओसीआई ऊपर स्टेटमेंट में बताया कि ओसीआई में एसेट को क्लासिफाई करेंगे, लेकिन नीचे क्या कहते हैं सोल्यूशन में स्टेटमेंट अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस में एसेट, इसने अच्छा चार्ज कर एसेट सोल्ड आउट तो नहीं हुआ, बिका तो नहीं? नहीं। ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी परचेज फॉर विद 30,000 प्लस 1% ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन फर्जनी, इट इज क्लासिफाइड फेयर हुआ वैल्यू है थ्रू ओसीआई। क्या क्या एसेट सेल तो नहीं हुआ इसमें? हुआ है नीचे लिखा है, हो गया। बात क्लियर होगी? जब हमेशा याद, जो जो हमने लेके है ना ओसीआई या फेयर वैल्यू, दैट इज फेयर वैल्यू गेन, जो उसकी फेयर वैल्यू के डिफरेंस से आना है। जो हमने एसेट बेच दिया या उस एसेट के ऊपर रिटर्न आ गई, जी मतलब डिविडेंड इनकम आ गई, वो हमारा कहां जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस। बात क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ, हमेशा याद रखें जो हम ये करते हैं ना, जी हमने क्लियर, थैंक फेयर यू वेरी वैल्यू मच। थ्रू ओसीआई, मतलब अगर मैंने 100 का एसेट खरीदा था, लेट इस एसेट की वैल्यू होगी 120, ये जो पीस का गेन है ये कहां जाएगा? या ओसीआई या फेयर प्रॉफिट एंड लॉस जो मैंने डिसाइड किया। ओसीआई में। अगर इसके ऊपर मुझे डिविडेंड इनकम आ गई, जी वो कहां जानी है? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अब लेट प्रॉफिट, इस ठीक 120 है। का मैं आधे बेच देता हूँ शेयर, वो बेच दो 80 रुपए के। अब ये 80 रुपए के इसमें से आधे शेयर बेच दे तो मतलब इसकी कॉस्ट कितनी थी? 60। ये अब जो 20 का ये गेन आया ना, जी ये गेन कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ, अब ये प्रॉफिट मेरे एंड जो, लॉस में। हाँ ये जो 120 के एसेट थे मेरे पास, कितने रह गए? 60 के। मैंने इसकी फेयर वैल्यू असेस की, मेरी फेयर वैल्यू आ गई 100। अब ये जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 40 से इंक्रीज हो रहा है, ये कहां जाएगा? ओसीए। बात क्लियर होगी? ओसीआई में। वो डिस्पोजल ठीक, का गेन है थैंक यू। और यहाँ फेयर वैल्यू का गेन है। ठीक है, समझ लग गया। ओके, थैंक यू भाई। वेलकम। अब चलते हैं हम एमसीक्यूज के ऊपर बेटा। ये आ गए मेरे एमसीक्यूज। अब स्टूडेंट हैंड रेज करे जो किस कौन कौन से एमसीक्यूज में प्रॉब्लम है, ताकि हम एक दफा इन सबको डिस्कस कर ले बच्चे। किसी का एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन नहीं? जी हुमेरा। सर वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि उसने सिर्फ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन बताई है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर मैं कहती अगर बाकी फाइनेंशियल एसेट कुछ और की भी पता चल जाए तो क्वेश्चन में उसको पेपर मैं लेवल आ जाए। अभी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं आपको, ठीक है? एक मिनट। सर
जी असदुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मैंने आपको पूछना था, कल तो वो लीज वाला टेस्ट दिया है, तो अभी हमने ये चैप्टर के बच्चों ने शायद ना ही किया, तो सर इसके बाद भी आगे क्लास होनी है तो अभी तक इस आपने चैप्टर नहीं, ये आज मैं इसलिए मुझे तो था मैं 1 या 2 क्लासेस करूंगा, लेकिन आज कोई मुझे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। मैं ये समझ रहा हूँ आपको आता है। सर? तो सर ये वजह ये है कि कल अभी तो लीज वाला टेस्ट दिया है ना, वो तो कोई वो तैयार देखे किया। ना, जिस तरह आज आपने हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर था, आज भी मैंने पूछा लीज के अंदर किसी को क्वेश्चन टेस्ट के अंदर पूछा है मैंने तो सर अभी क्वालिटी टेस्ट वो पढ़ा ही नहीं, बेटा टेस्ट दिया ही नहीं। गुड। चैप्टर ये वाला नहीं पढ़ा सर। हाँ तो अल्टीमेटली जब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएगा मैं एक दफा फिर पूछ लूंगा इसका, इस चैप्टर के ऊपर किसी का क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है सर, इसके अलावा ना इसका इसी चैप्टर का एक और आप रख लेनी क्लास, तो फिर पूछ लेंगे आपसे अच्छे तरीके से। अगली जो भी क्लास होगी उससे पहले कुछ देर के लिए आपसे मैं इस क्वेश्चन का चैप्टर का पूछ लूंगा, उसके बाद क्या है फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेगा। ठीक है, चलो ठीक है सर, शुक्रिया। ओके। और कोई किसी का क्वेश्चन? मेरा ये जो आप कह रहे हो ना डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन, इसका एक मैं टेबल बना के ना नॉर्मली वो मैं शेयर कर दूंगा इसके ऊपर, आपको ना व्हाट्सएप के अंदर शेयर कर दूंगा। इसके ऊपर थोड़ा सा है, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता, फिर आपको नेक्स्ट क्लास की इसकी मैं डिटेल में बता दूंगा डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन की। ठीक है सर। ठीक है, ओके। यस। सुफियान सर। जी सुफियान बेटा। क्यों भाई, ये जो अभी आपने ये आवाज आपकी कट रही बताया है। कि जो हमने एसेट सेल कर दिया है, अगर उसके बदले में कोई हमारा गेन पड़ा हो? नहीं, वो नहीं हमने शिफ्ट करना। आवाज अब सही आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब जो एसेट हमने सेल कर दिया, उस सेल एसेट के बदले में अगर हमारे पास कोई गेन पड़ा हुआ ओसीआई में जो थ्रू फेयर वैल्यू गेन है, तो उस गेन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लेके नहीं आना। बात क्लियर हुई सुफियान? तो उसका मजीद उसको कुछ ट्रीटमेंट क्या होगा उसका मजीद? कुछ भी नहीं होना, बस खत्म। अदर कंपनी ऐसे इनकम से वो चले गए उधर। हाँ, उसका ये मजीद ट्रीटमेंट हो सकता है, जो मैक्सिमम ट्रीटमेंट करना चाहे उसको, अगर आपने सेपरेट हेडिंग शो किया इक्विटी के अंदर, इक्विटी के अंदर आपने उसको सेपरेट शो किया गेन ऑन फाइनेंशियल एसेट, उसको रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर दो इक्विटी के अंदर, उधर आप उसकी सेग्रीगेशन चेंज कर दो, वो पॉसिबल है। लेकिन आप उसको पकड़ के प्रॉफिट एंड लॉस में ले आओ, वो नहीं हो सकता है। क्लियर होगी? मतलब ये वो एग्जांपल जो हमने एग्जांपल में 5 की बात की थी, अगर मैंने चीजें रिमूव ना की हो उसके ऊपर, ये रखो, ये सेल से पहले ये 20 रुपए का मेरा ओसीआई के अंदर गेन पड़ा हुआ है, ये 20 रुपए का जो मैंने फेयर वैल्यू गेन लिया था, ये वाला जी। ठीक है। अब जब डिस्पोजल हुआ, इस आधे मैंने शेयर्स बेचे, ये 20 का प्रॉफिट एंड लॉस में ले गया, तो मैं ये कह ही सकता था इसमें से आधा गेन तो मैंने रियलाइज कर लिया, मेरे एसेट बिक गए, तो क्या मैं ओसीआई से लेके प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाऊं 10 रुपए? नहीं, ये काम नहीं करना अपने। ठीक है, इसकी मैक्सिमम पता क्या हो सकती है? अगर आपने ओसीआई के अंदर, अगर आपने ओसीआई के बाद जब उसको इक्विटी बनाया, इक्विटी के अंदर इसको लिखा हुआ है फाइनेंशियल एसेट इवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से, तो मैक्सिमम वहां से उठा के अब ये एसेट ही था, रियलाइज हो गया, उसको रिटेन अर्निंग में ऐड कर दो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, क्योंकि इक्विटी के अंदर उस पॉइंट में तो हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिख के जा सकते। क्लियर? जी, थैंक यू। ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना भी। नेक्स्ट वो जो क्वेश्चन पूछा था डिफॉल्ट, उसकी डिफॉल्ट क्या होगी, तो उसके मुतालिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन आपका अगर होता तो आप व्हाट्सएप के अंदर इसको पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।